नमस्कार। आज हम स्वास्थ्य सेवा में जो चैटबॉट्स और एआई वर्चुअल असिस्टेंट इस्तेमाल हो रहे हैं, उनकी दुनिया को थोड़ा गहराई से समझेंगे। ये तकनीकें मरीजों की देखभाल का जो अनुभव है, उसे काफी तेजी से बदल रही हैं। हाँ, बिल्कुल। और हमारी आज की बातचीत का जो आधार है, वो डॉक्टर चिन्मय पाल का एक लेख है, स्वास्थ्य चैटबॉट्स, पाइथन संचालित डिजिटल स्वास्थ्य। तो हम इसी पर फोकस करेंगे कि पाइथन जैसे प्रोग्रामिंग टूल्स की मदद से ये एआई सिस्टम्स हेल्थ केयर में असल में कर क्या रहे हैं, कैसे क्रांति ला रहे हैं। सही बात है। मतलब मरीजों के लक्षण समझने से लेकर अपॉइंटमेंट बुक करने तक, और यहाँ तक कि डिस्चार्ज के बाद भी फॉलो अप में। और जैसा लेख में है, ये सिर्फ बात करने वाले प्रोग्राम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये स्मार्ट है और स्केलेबल भी है। मतलब जरूरत के हिसाब से इनका इस्तेमाल घटाया बढ़ाया जा सकता है। ऐसे हेल्थ केयर इंटरफेस हैं जो काम को आसान बनाते हैं और मरीजों को भी बेहतर महसूस कराते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये स्वास्थ्य चैटबॉट्स आखिर हैं क्या, एकदम आसान शब्दों में। देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये एआई पर आधारित एजेंट है। ये प्रोग्राम ऐसे बनाए गए हैं कि इंसानों की तरह बातचीत कर सकें, ताकि मेडिकल कामों में मदद कर पाएं। अच्छा, और ये क्या क्या कर सकते हैं? मतलब इनकी क्षमताएं क्या हैं? काफी कुछ। जैसे आपके हेल्थ से जुड़े सवालों के जवाब दे सकते हैं। अगर आप लक्षण बताते हैं तो ये अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हो सकता है और आगे क्या करना चाहिए, इसका एक शुरुआती गाइडेंस दे सकते हैं। अपॉइंटमेंट वगैरह भी बुक कर सकते हैं? हाँ, अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग, यहाँ तक कि थोड़ी बहुत मेंटल हेल्थ सपोर्ट जो शुरुआती होती है, और दवा लेने के लिए रिमाइंडर भेजना, ये सब कर सकते हैं। दवा का रिमाइंडर तो बहुत काम का फीचर है। और इनका सबसे बड़ा फायदा क्या मानते हैं आप? मेरे ख्याल से सबसे बड़ा फायदा है इनकी 24/7 उपलब्धता। ये कभी थकते नहीं, छुट्टी नहीं लेते, कुछ कम होता है और मरीजों को उनकी जरूरत के हिसाब से फौरन रिस्पांस मिल जाता है। आजकल की भागदौड़ वाली जिंदगी में ये बहुत जरूरी है। हाँ, ये 24/7 वाला पहलू तो वाकई बहुत अहम है, खासकर देर रात को या दूर दराज के इलाकों के लिए। अच्छा, अब ये बताइए कि आजकल हेल्थ केयर में इनका इस्तेमाल असल में कहाँ-कहाँ हो रहा है? जैसे कोई उदाहरण? हाँ, बिल्कुल। सबसे कॉमन है शायद लक्षण जांचने वाले बॉट्स। आप अपनी तकलीफ बताते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कहा मेरे गले में खराश है, हाँ। तो बॉट कुछ संभावित कारण बता सकता है। और सिर्फ कारण नहीं, ये भी बता सकता है कि अगला कदम क्या होना चाहिए, जैसे डॉक्टर को दिखाना है या नहीं। अच्छा, और इसके अलावा? इसके अलावा पेशेंट एंगेजमेंट और मॉनिटरिंग में इनका बहुत इस्तेमाल है। मतलब ये नियमित रूप से मरीज से हालचाल पूछ सकते हैं, आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं, या इलाज के बाद सर्वे कर सकते हैं कि उनका अनुभव कैसा रहा। हाँ, फीडबैक के लिए। बिल्कुल। और कुछ खास बॉट्स हैं जो एंग्जाइटी या डिप्रेशन की शुरुआती स्क्रीनिंग में भी मदद करते हैं। मेंटल हेल्थ में भी इनका रोल बढ़ रहा है। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वो जो अपॉइंटमेंट वगैरह की बात हो रही थी? हाँ, वो वर्चुअल फ्रंट डेस्क की तरह काम करते हैं। अपॉइंटमेंट बुक करना या रीशेड्यूल करना, कभी-कभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट जमा करने में मदद करना, या फिर प्रिस्क्रिप्शन रीफिल यानी डॉक्टर की लिखी दवा दोबारा लेने की प्रक्रिया को मैनेज करना, ये सब। और स्वास्थ्य शिक्षा, मतलब लोगों को जानकारी देने में? वो भी एक अहम काम है। जैसे किसी को जानना है हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, तो ये बॉट्स भरोसेमंद सोर्स से जानकारी निकालकर आसान भाषा में समझा सकते हैं। इससे गलत जानकारी फैलने का खतरा कम होता है। लेख में इनको बनाने के लिए जो पाइथन टूल्स इस्तेमाल होते हैं, उनका भी जिक्र है, जैसे रासा, NLTK, ओपन AI API, डायलॉग फ्लो। इनके बारे में थोड़ा बताएंगे, ये कैसे मदद करते हैं? हाँ, संक्षेप में बताता हूँ। रासा एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है। ये बॉट को बातचीत का कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ समझने में मदद करता है। इसके लिए वो NLU, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, और कोर का इस्तेमाल करता है। NLU मतलब भाषा को समझना। हाँ, कि यूजर क्या कहना चाह रहा है। और NLTK यानी नेचुरल लैंग्वेज टूलकिट, ये भाषा की प्रोसेसिंग के बेसिक काम करता है, जैसे टेक्स्ट को छोटे हिस्सों में तोड़ना, जिसे टोकनाइजेशन कहते हैं, या शब्दों के मूल रूप को पहचानना, जिसे स्टेमिंग कहते हैं। अच्छा, जैसे दर्द हो रहा है और दुख रहा है को एक ही समझना है। बिल्कुल। मशीन के लिए ये समझना आसान हो जाता है। फिर है ओपन AI API, खासकर GPT जैसे मॉडल। ये बातचीत को बहुत ज्यादा नेचुरल, इंसानों जैसा बनाते हैं। हाँ, आजकल ये काफी चर्चा में है। हाँ, और लेख में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि ये सिर्फ बातचीत को बेहतर नहीं बनाते, बल्कि यूजर के टेक्स्ट से उनके हल्के इमोशनल संकेतों को भी समझ सकते हैं। ये मेंटल हेल्थ बॉट्स के लिए खास तौर पर उपयोगी है। और डायलॉग फ्लो वो आवाज और चैट वाले इंटरफेस बनाने के काम आता है। असल दुनिया के उदाहरण भी दिए हैं लेख में, बुई हेल्थ, फ्लोरेंस, बेबीलोन हेल्थ।
हाँ, बुई हेल्थ एआई से लक्षण जांचता है, फ्लोरेंस दवा का रिमाइंडर देता है, बैबलॉन हेल्थ चैट के जरिए डॉक्टरी सलाह देता है। वो बॉट का उदाहरण भी अच्छा है, वो एक मेंटल हेल्थ चैट बॉट है। ओ बॉट, हाँ सुना है इसके बारे में। ये दिखाता है कि कैसे ओपन एआई जैसे मॉडल्स का इस्तेमाल करके सहानुभूति भरी बातचीत बनाई जा सकती है, और ये 24/7 उपलब्ध है, जो फिर से वही बात साबित करता है कि ये हेल्थ स्टाफ का बोझ कम करते हैं। तो फायदे तो काफी साफ हैं। इंतजार कम, ज्यादा लोगों तक पहुंच, 24/7 उपलब्धता, मरीज की बेहतर भागीदारी, इलाज का पालन और भविष्य के लिए डेटा कलेक्शन। लेकिन यकीनन कुछ चुनौतियां और मुश्किलें भी होंगी। बिल्कुल, चुनौतियां भी हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती है एक्यूरेसी, यानी सटीकता की। ये बॉट्स मददगार हैं, पर ये किसी बीमारी का फाइनल डायग्नोसिस नहीं कर सकते, डॉक्टर की जगह नहीं ले सकते। ये बहुत जरूरी बात है, ये सहायक है, डॉक्टर का विकल्प नहीं। एग्जैक्टली। दूसरा बड़ा मुद्दा है डेटा प्राइवेसी का। मरीज की हेल्थ इंफॉर्मेशन बहुत संवेदनशील होती है, तो हिपा या जीडीपीआर जैसे जो कड़े नियम हैं, उनका पालन करना बहुत जरूरी है। हाँ, ये तो नॉन निगोशिएबल है। बिल्कुल। फिर एआई मॉडल बनाते वक्त ये ध्यान रखना होता है कि उनमें कोई अनजाने में भेदभाव या बायस ना आ जाए। इसके लिए बहुत सावधानी से ट्रेनिंग और टेस्टिंग करनी पड़ती है। और लोगों का भरोसा, वो कैसे जीता जाए? वो सबसे जरूरी है। इसके लिए ट्रांसपेरेंसी चाहिए। साफ बताना होगा कि बॉट क्या कर सकता है और क्या नहीं। और हमेशा एक ऑप्शन होना चाहिए कि अगर जरूरत हो तो इंसान यानी डॉक्टर या हेल्थ वर्कर से बात की जा सके। तो कुल मिलाकर डॉक्टर पाल के लेख से जो बात निकल कर आ रही है वो ये है कि पाइथन जैसे टूल से चलने वाले ये हेल्थ चैटबॉट्स और वर्चुअल असिस्टेंट मरीज केंद्रित देखभाल की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। ये न सिर्फ हेल्थ सर्विसेज को ज्यादा कुशल और सुलभ बना रहे हैं, बल्कि देखभाल के पूरे तरीके को ही बदल रहे हैं। हाँ, ये बदलाव वाकई बहुत प्रभावशाली है, और ये हमें एक अहम सवाल पर सोचने के लिए भी मजबूर करता है। क्या सवाल? कि जैसे जैसे ये बॉट और स्मार्ट होते जाएंगे, इमोशनली ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे और हमारे हेल्थ डेटा तक उनकी पहुंच बढ़ेगी, तब हमें मरीज की अपनी आज़ादी, उसकी स्वायत्तता और इंसानी निगरानी की भूमिका के बीच सही संतुलन कैसे बनाना होगा, कौन सी सीमाएं तय करनी होंगी। ये भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा विचार करने लायक प्रश्न है। बिल्कुल, एक ऐसा सवाल जिसके जवाब हमें आने वाले समय में मिलकर खोजने होंगे।